नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 17 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए, चाइल्ड लाइन 1098 नंबर जो है ये 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन के साथ मर्ज होने वाला है। इसके बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करने के लिए एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स लॉन्च किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर सेंटर एक्सटेंड्स टेन्यूर ऑफ ग्रीन परमिट्स। देखिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका वैलिडिटी इंक्रीज कर रहा है, उसके बारे में न्यूज़ है, ये भी हम इन डिटेल देखेंगे। फिर रशिया जो है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगाया है रशिया में एंटर करने के लिए, वो देखेंगे। फिर ग्रीन प्रोजेक्ट विल ऐड लाइफ टू राजस्थान पार्क। ये बेसिकली ग्रीन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। राजस्थान का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, इधर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, इसके बारे में देखेंगे। फिर टूनिशियन कोस्ट में एक फ्यूल शिप डूब गया है, इसके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोसेशन में वायलेंस हुआ था, इसके बारे में ऑलरेडी चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आज ही सुबह अपलोड हुआ था, वो आप उधर देख लीजिएगा। तो इतनी ही न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे, टाइमलेस। टाइमलेस का मतलब है दैट डज नॉट सीम टू बी चेंज बाय टाइम और अफेक्टेड बाय चेंजेस इन फैशन। समय के साथ साथ जो चीजें बदलते नहीं है उसे आप टाइमलेस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए टाइमलेस पर्सन का मतलब क्या होता है? ही और शी हैज ए सेल्फ आइडेंटिटी दैट डजंट चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स करंटली पॉपुलर। अभी के लिए पॉपुलर क्या है, उसी के हिसाब से कुछ लोग बदल जाते हैं, उनके आइडेंटिटी बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसा है वो बिल्कुल बदलते ही नहीं, उनकी आइडेंटिटी सेम रहता है, उसे आप टाइमलेस पर्सन बोल सकते हो। ठीक है, देखिए, टाइमलेस को ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई अच्छा आर्ट देखा, बिल्डिंग देखा, या फिर कोई वर्क ऑफ लिटरेचर देखा, तो अगर आप उसे टाइमलेस बोलते हो, उसका मतलब है वो एवरग्रीन है, मतलब समय के साथ उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होगा। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी आप टाइमलेस यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज, चाइल्ड लाइन 1098 में बी मर्ज्ड विद इमरजेंसी हेल्पलाइन 112। सबसे पहले आपको 1098 नंबर के बारे में समझना होगा। ये देश का ओनली डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चे इमरजेंसी में है, डिस्ट्रेस में है, उन्हें असिस्टेंस की जरूरत है, तो वो 1098 नंबर में फोन करके असिस्टेंस ले सकते हैं। ये 24/7 इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विसेज जो ओनली बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। इंडिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स आप बोल सकते हो, और इस पर एक साल में 50 लाख के करीब कॉल्स भी आता है। अब देखिए, 1098 नंबर को मैनेज कौन करता है? इट इज रन बाय ए प्राइवेट ट्रस्ट कॉल्ड चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। अब ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से फंडिंग लेते हैं अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। अब ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ये मिशन वात्सल्य का पार्ट बनने वाला है। इससे भी रिलेटेड अनाउंसमेंट अब मिनिस्ट्री से होने वाला है। ऑलरेडी मिशन वात्सल्य का ड्राफ्ट गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ने इश्यू किया है। उसी ड्राफ्ट गाइडलाइंस में ये बोला है, ये जो 1098 नंबर है उसे नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ मर्ज करेंगे। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बाई इट्स प्रोफेसर जरू बिली मोरिया। अब ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, जरू बिली मोरिया का। इन्होंने स्टार्ट किया था चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन जून 1996 में। अभी के हिसाब से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन का 6 कॉल सेंटर्स है इंडिया में, और ये अवेलेबल है 598 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। अब देखिए, इंडिया में कहीं भी ऐसी बच्चे या फिर बच्चों के सर्विसेज के लिए 1098 नंबर में फोन कर सकता है। तो 5 कॉल सेंटर्स है इनका, और इनका 1074 इंटरवेंशन यूनिट्स भी इंडिया में, जिसमें 141 रेलवे स्टेशंस में, 5 बस टर्मिनल्स में हेल्प डेस्क भी है। मतलब जहां भी बच्चों को इमरजेंसी हो सकता है, उन्हें असिस्टेंस की जरूरत है, वो हर जगह में इनका इंटरवेंशन यूनिट्स है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है अब तक काम कर रहा था। अब देखिए, इंटरवेंशंस रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आर ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ केसेस चाइल्ड लाइन डील्स विद। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज भी ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है वो हैंडल करते हैं, पर वो एक फ्रैक्शन है। मैक्सिमम जो कॉल्स आता है वो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू से रिगार्डिंग नहीं है। मैक्सिमम कॉल्स चिल्ड्रन जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, लाइक फैमिली से, फूड शॉर्टेज का, मेडिकल असिस्टेंस का, या फिर उन्हें स्कूल्स में एनरोल होने के लिए मदद चाहिए, तो वो सब के लिए इस नंबर में लोग फ़ोन करते हैं।
इतना क्लियर है। अब दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान ये है 1098 नंबर को 112 के साथ मर्ज करने का। 112 क्या है? नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन है। आप सबको पता होगा, आपको किसी भी तरह का इमरजेंसी है आप 112 में फोन कर सकते हो, चाहे वो पुलिस असिस्टेंस से रिलेटेड है, एम्बुलेंस से रिलेटेड है, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड है या फिर वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। आप 112 में फोन कर सकते हो और हेल्प मांग सकते हो। और 112 नंबर मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेरा कहने का मतलब है 112 में अगर आप कॉल करते हो, आपका कॉल जाएगा पुलिस कंट्रोल रूम में। पुलिस आपका प्रॉब्लम समझ के आपको क्या असिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट ईयर मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ये बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चाइल्ड लाइन 1098 हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप 1098 में फोन करते हो तो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन आपका कॉल नहीं उठाएगा, इनका जितने कॉल सेंटर्स है इंडिया में वो कॉल नहीं उठाएगा, बल्कि पुलिस पर्सनल उठाएंगे। फिर पुलिस पर्सनल डिसाइड करेंगे फोन किसको ट्रांसफर करना है। अगर पुलिस को ये लगेगा कि हम उनका मदद कर सकते हैं तो पुलिस प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चों को और कोई हेल्प की जरूरत है तो पुलिस पर्सनल कंसर्न डिपार्टमेंट में कॉल को डायरेक्ट करेंगे। तो यही होने वाला है जब 1098 को 112 के साथ मर्ज करेंगे तब। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का इस डिसीजन से खुश नहीं है। उनका कहना यह है दोस्तों, चाइल्ड लाइन 1098 में 2021-22 पीरियड में करीब 50 लाख कॉल्स पहुंचे थे, उसमें मैक्सिमम सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड केसेस था। अब जब सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड या फिर फैमिली से कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बच्चे 1098 में फोन करते हैं, वो मैक्सिमम साइलेंट कॉल्स रहते हैं, बच्चे कुछ बोलते नहीं है, उसे बुलवाना पड़ता है। तो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन में जितने काउंसलर्स बैठा है जो फोन उठाएंगे वो बच्चों का कॉन्फिडेंस स्लोली बिल्डअप करते हैं और 2-3 बार कॉल करवाने के बाद ही बच्चे कुछ बोलते हैं। मतलब एक बार कॉल आ जाता है फिर बच्चे कुछ बोलते नहीं, फिर वो वापस कॉल करते हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, बच्चों को ये एहसास दिलाता है कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब बोल बोल के बच्चों से बुलवाते हैं अपना प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब ओनली काउंसलर्स कर पाएंगे। अब 112 में फोन करने से उधर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 112 में कोई पुलिस ऑफिसर फोन उठाएगा, वो पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं बताएगा, उधर ही खत्म। तो जब तक पुलिस को प्रॉब्लम आप नहीं बताओगे तब तक वो ट्रांसफर भी नहीं करेंगे आपका कॉल जो है, ऐसा हो सकता है ना। तो इस तरह 112 के अंडर सारे हेल्पलाइन नंबर्स को डालने से ये जो चाइल्ड लाइन डेडिकेटेड सर्विस था उसका जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो नहीं हो पाएगा, ये कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और इट में रिजल्ट इन ए ड्रॉप इन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स एंड अदर केसेस विद चिल्ड्रन। फिर बच्चे रिपोर्ट ही नहीं करेंगे अपने साथ क्या हो रहा है। तो ये था न्यूज दोस्तों जनरल स्टडीज पेपर 2 चाइल्ड सर्विसेज में या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशंस में ये न्यूज आपको काम आए। अगला है DGCA रोल्स आउट सर्वेलेंस प्लान टू एंश्योर फ्लाइट सेफ्टी। सबसे पहले फ्लाइट सेफ्टी का मतलब क्या होता है? एयरप्लेन सर्विसेज से रिलेटेड जितने फैक्टर्स है, जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स हो सकता है, लोगों को इंजरी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ्स हो सकता है, ये सब नहीं होने के लिए जितने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना होता है या फिर जितने एफर्ट्स टेकअप करते हैं उसे आप फ्लाइट सेफ्टी या एविएशन सेफ्टी बोल सकते हो। तो फ्लाइट सेफ्टी इंश्योर करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म रोल आउट किया है टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लेंट्स ऑफ फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देखिए DGCA ऑलरेडी जितने एयरप्लेन सर्विसेज रिलेटेड एजेंसी से उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस इशू किया है फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिगार्डिंग, उसे सारे एजेंसीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा। तो वो लोग ये प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म DGCA ने रोल आउट किया है। Now, the comprehensive surveillance program involving experts drawn from stakeholders like, देखिए शेड्यूल्ड एयरलाइन से कुछ एक्सपर्ट्स है इस सर्वेलेंस प्रोग्राम में, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर से, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन से, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। देखिए ये जो सारे एजेंसीज है ना, ये सब एयरप्लेन सर्विसेज से रिलेटेड है कि नहीं? तो इन सबसे एक्सपर्ट्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस प्रोग्राम है। तो वो ये चेक करेंगे जितने भी एयरप्लेन रिलेटेड सर्विसेज है उसमें फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं। नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ द इनिशिएटिव इज टू फाइंड एनी सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लेंट्स विद द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। DGCA ने किस हिसाब से बोला है उस हिसाब से कंप्लेंट्स हो रहा है या नहीं ये चेक करेंगे ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस प्रोग्राम है। अगर कोई डेफिशिएंसीज है उसे एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिशिएंसी रिपोर्टिंग फॉर्म में
उन्हें एक्सप्लेन करके देना होगा उन्होंने क्या एक्शन लिया उसके अगेंस्ट और ये प्रॉब्लम क्यों नहीं फॉलो हुआ, ये सब बोल के एक डेफिशिएंसी रिपोर्टिंग फॉर्म में एक्सप्लेन करके देना होगा। नाउ देखिए इसके लिए टाइमलाइन भी है और वो टाइमलाइन है 30 डेज का फॉर जस्टिफाइड रीजंस। जस्टिफाइड रीजंस का मतलब क्या है, देखिए ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल दिया कि आपने गलती किया और आपने बोला कि मैं छुट्टी पे था, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो रीजन है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए और डीजीसीए 30 डेज के अलावा और 15 दिन का डिस्क्रिप्शन आपको दे सकता है। तो टोटल कुल मिला के 45 डेज का मैक्सिमम टाइम आपको मिल सकता है जस्टिफिकेशन देने के लिए अगर आप फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई गलती किया तो। और अगर आपने कोई रीजनेबल एंड जस्टिफाइड रीजंस नहीं दे पाया टाइम पीरियड के अंदर तो आपके अगेंस्ट या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अब दोस्तों लास्ट ईयर डीजीसीए एक वेब बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट्स दैट पोज ए पोटेंशियल थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था, एविएशन में एक होता है इंसिडेंट्स, एक होता है एक्सीडेंट्स। इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? जिस पर लॉस ऑफ लाइव्स होता है ना उसे आप एक्सीडेंट्स बोलते हो, जिस पर ओनली लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है मतलब कोई एयरक्राफ्ट का पार्ट वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया उसे आप इंसिडेंट्स बोलते हो। तो ये फर्क आप समझ लीजिएगा। नाउ लास्ट ईयर डीजीसीए एक वेब बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट्स दैट पोज ए पोटेंशियल थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई एयरलाइंस में फ्लाई कर रहे हो, तो आप जब एयरक्राफ्ट में चढ़ रहे थे तब आपको ग्राउंड स्टाफ का कोई ऐसा एक्टिविटी दिखा जो फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड से खिलाफ है। देखिए आपको एविएशन में फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में इतना मालूम नहीं होगा, फिर भी आपको ऐसा लगा ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अगर कोई सिगरेट पी रहा है फ्यूलिंग के टाइम पर, अगर कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो बिल्कुल फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, या फिर ऐसा लग रहा है आपको ये पूरा एरोप्लेन की जो सेफ्टी है उसके खिलाफ है, या फिर फ्लाइट के अंदर जो एयर होस्टेस है या फिर पायलट है वो ऐसा कोई एक्टिविटी किया जो आपको लगा फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, तो आप वॉलंटरी रिपोर्ट कर सकते हो ईजीसीए प्लेटफॉर्म में। इस पर आपका नाम एड्रेस वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, नॉन प्यूनिटिव है, ठीक है। एंड वुड प्रोटेक्ट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किससे वो इंफॉर्मेशन आ रहा है ये कभी भी डीजीसीए रिवील नहीं करेंगे। तो देखिए डीजीसीए ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों? आजकल बहुत सारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स वगैरह रिपोर्ट हो रहा है जिसमें कई सारे लॉस ऑफ लाइव्स भी रिपोर्ट हो रहा है। अब आपको एक चीज समझना होगा, जितने भी मेजर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं ना दोस्तों, ये सब छोटे छोटे रीजन की वजह से होते हैं। मतलब फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नहीं कंप्लाई करने की वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में ये सब रिजल्ट करते हैं। तो जो छोटे छोटे फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो छोटे नहीं है फिर भी जो एकदम बेसिक फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, उन्हें कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए डीजीसीए आजकल इस तरह का इनिशिएटिव लेके आ रहा है जो 100% फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करेंगे। सो जनरल स्टडीज पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडी में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। वैसे डीजीसीए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला दोस्तों, वायलेंस ड्यूरिंग हनुमान जयंती प्रोसेशन। देखिए ये न्यूज़ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल में, इस वायलेंस के बारे में हर्षित सर ने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। आज ही सुबह अपलोड हुआ है, आप देख सकते हो, इन डिटेल में हर्षित सर ने बताया है। अगला है ग्रीन प्रोजेक्ट विल ऐड लाइफ टू राजस्थान पार्क। सबसे पहले ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। This is designed to achieve multiple global environmental benefits in at least 1.8 million hectares of land in 5 landscapes with mixed land use systems। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये सस्टेनेबल लैंड यूज एंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हमारे देश में 1.8 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इस प्रोजेक्ट के अंडर कवर्ड है, दैट टू इन 5 लैंडस्केप्स। अब कौन कौन से लैंडस्केप्स में इंप्लीमेंट होगा ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश में चंबल लैंडस्केप, मिजोरम में डांपा लैंडस्केप, ओडिशा में सिमलिपा लैंडस्केप, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप, उत्तराखंड में कॉर्बेट राजाजी लैंडस्केप। और इस प्रोजेक्ट से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अब्सॉर्ब करने का भी प्लान है थ्रू सस्टेनेबल लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ऐसे सस्टेनेबल तरीके से लैंड को यूज करेंगे और अच्छे अच्छे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी इंश्योर करेंगे ताकि 49 मिलियन CO2 इक्विवेलेंट अब्सॉर्ब कर पाए। नाउ इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सा है? इट इज फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी व्हाइल द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द नेशनल एक्जीक्यूटिंग एजेंसी। तो हमारे देश में इसका नेशनल एक्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, right? Now other key players involved in its implementation are the Food and Agriculture Organization and the Environment Ministry। तो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका एक इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है, उसे फंडिंग भी मिलता है, और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है।
तो दोस्तों न्यूज क्या आया है, ग्रीन प्रोजेक्ट विल ऐड लाइफ टू राजस्थान पार्क। तो राजस्थान का डसर्ट नेशनल पार्क में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट अब इंप्लीमेंट होगा और एक्शन प्लान्स फॉर ईच विलेज इन द रीजन आर बीइंग प्रिपेयर्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल रूरल कम्युनिटीज। तो इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन के लिए लोकल रूरल कम्युनिटीज का भी हेल्प जो है लिया करेंगे। Now, the environmentalists in the state have called for developing grasslands on vast tracts in the DNP area for grazing of animals. तो डसर्ट नेशनल पार्क के कुछ एरियाज में ग्रासलैंड्स को डेवलप करने के लिए भी कॉल आया है एनवायरमेंटलिस्ट से एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए, saying their neglect and conversion into irrigated and cultivated land would further endanger the rare species. अगर आप वाटर कंजर्वेशन के नाम पे पूरे नेशनल पार्क को इरिगेट करने की कोशिश करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ रेयर स्पीशीज एंडेंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, नाउ डसर्ट नेशनल पार्क के बारे में, ये राजस्थान में जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स में कवर्ड है। टोटल 3162 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसका 20% जो दोस्तों सैंड ड्यून्स है, मतलब कंप्लीट डेजर्ट है डसर्ट नेशनल पार्क का 20% में। अब ये जो डसर्ट नेशनल पार्क में एनुअल स्पीशीज से ज्यादा आपको बर्ड स्पीशीज देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा बर्ड स्पीशीज को सबसे ज्यादा इस नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है, या फिर डसर्ट नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आपके मन के अंदर कौन सा बर्ड स्पीशीज का नाम आता है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए रूरल पॉपुलेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर है ना, वो भी यूज करेंगे। देखिए हर जगह में अपना अपना ट्रेडिशनल मेथड्स होता है वाटर कंजर्वेशन का, मैनेजमेंट का, एग्रीकल्चर का, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ ये प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक कंप्लीट होगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 31 करोड़ रुपीस। नाउ देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एक्टिविटीज अंडर द प्रोजेक्ट वुड इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ द डीएनपीज नेटिव फ्लोरा स्पीशीज, effective management of traditional forest known as ओरान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। राजस्थान में ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? ओरान बोलते हैं। ग्रेजिंग एरियाज एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? खादिन एंड टनका। तो ओरान, खादिन एंड टनका, ये तीनों नाम आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ओरान क्या है? ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है। एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा है? खादिन और टनका। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला है सेंडर एक्सटेंड्स टेन्यूर ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक रिवर वैली प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, ये सब शुरू होने से पहले कंसर्न मिनिस्ट्री से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। अब ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है ये वैलिडिटी के साथ आता है, कभी 10 साल के लिए, कभी 15 साल के लिए, कभी 20 साल के लिए। अब ये वैलिडिटी खत्म होने पर उन्हें फिर से जाके क्लियरेंस लेना पड़ता है कंसर्न मिनिस्ट्री से। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब जल्दी खत्म नहीं होता है, इसलिए हमेशा उन्हें फिर से जाके एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है मिनिस्ट्री से। तो ये अवॉइड करने के लिए अब यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ये जो टेन्यूर ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है उसे एक्सटेंड किया फॉर एक्सिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट खत्म हो गया उसके लिए नहीं, जो एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट है और जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाला है उनको जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे तो वो इंक्रीज करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए 13 ईयर की वैलिडिटी होगी अब से, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 15 साल की वैलिडिटी होगी अब से, एंड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज अदर देन माइनिंग एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए 10 साल की वैलिडिटी होगी अब से। ठीक है, अब आप पूछोगे माइनिंग का कितना है? देखिए माइनिंग का अभी के लिए 30 साल का है, उसे भी इंक्रीज करने का प्लान चल रहा है, अब तक बोला नहीं। नाउ explaining its rationale, ministry said in its gazette notification that nuclear power projects and hydropower projects had high gestation period due to geological surprises, delays in forest clearance, land acquisition, local issues, rehabilitation and resettlement। अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो मिल जाता है, उसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए और भी कई सारे क्लियरेंसेस लेना पड़ता है अलग अलग मिनिस्ट्री से। लाइक फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है, लैंड एक्विजिशन करवाना पड़ता है, फिर लोकल इश्यूज तो होगा ही होगा, जितने लोकल पॉपुलेशन है उनके प्रोटेस्ट तो होगा, फिर उनके रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद जब ये अपना काम शुरू करेंगे तब तक इनकी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वैलिडिटी है वो खत्म हो जाता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इस तरह का एक्सटेंशन दिए जा रहा है। अब दोस्तों इसके साथ साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने का प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने के लिए 2014 से पहले 640 डेज लगता था, करीब 2 साल, पर अभी 108 दिन में ये मिल जाता है। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले
टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई करना है, मतलब आप क्या क्या करने वाले हो। इसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, मतलब आपके प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। फिर पब्लिक कंसल्टेशन भी करवाना पड़ेगा, मतलब पब्लिक से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनका क्या ओपिनियन है ये भी बताना होगा। अब पूरा फ्लो चार्ट के साथ इधर बताया दोस्तों। स्टार्ट, फिर साइट को सेलेक्ट करना है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना है, फिर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पब्लिक हियरिंग होगा, फिर प्रोजेक्ट प्रपोनेंट अप्लाई फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है, फिर एक एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है, वो बैठेंगे, वो देखेंगे सब कुछ। इसके बाद एक्सेप्टेड है तो ठीक है, रिजेक्टेड है तो वो भी ठीक है। अगर चेंजेस सजेस्ट किया तो फिर से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। ये सब प्रोसीजर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में ये न्यूज़ आपको काम आएगा, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में भी ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला एक छोटा सा न्यूज़ है, रशिया बैन्स एंट्री टू यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। देखिए, रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस इंपोज करके बैठा है। अब ऑब्वियस सी बात है, रशिया रिटेलिएट करेंगे, तो रशिया की तरफ से एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, इट बैन्स एंट्री टू यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनके साथ सेवरल टॉप यूके कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस को रशिया एंटर करने से बैन किया है रशिया फॉर इंपोजिंग सैंक्शंस ओवर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ द फुल लिस्ट ऑफ 13 ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ऑन द सो कॉल्ड स्टॉप लिस्ट इशूड फ्रॉम मॉस्को इंक्लूड्स इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स ऑल्सो। देखिए, आप सबको पता होगा यूनाइटेड किंगडम में इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स भी है, लाइक यूके चांसलर ऋषि सुनाक, होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल एंड अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन एक्सेट्रा। और इनके साथ साथ यूके का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डोमिनिक रैब, फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस, डिफेंस सेक्रेटरी बेन वालस, ये सबको बैन किया है रशिया में एंटर करने से। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बोला है, ये जो लिस्ट है ये एक्सपैंड करेंगे नियर फ्यूचर में, ठीक है। मतलब मोर ब्रिटिश पॉलिटिशियंस एंड पार्लियामेंटेरियंस को वो बैन करेंगे रशिया एंटर करने से। इसके अलावा रशियन मिनिस्ट्री ब्रिटिश अथॉरिटीज को ये बोला है, दे आर मेंटेनिंग ए रशियोफोबिक कोर्स। अब ये रशियोफोबिक कोर्स मतलब क्या है? देखिए, आजकल मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करके बैठा है, और ब्रिटेन जैसा कंट्रीज ये कोशिश कर रहा है रशिया के अगेंस्ट एक नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप करने का, और रशिया के साथ जितने कंट्रीज का बायलैटरल टाइज है उन्हें कर्टेल करने का। तो ये सब पार्ट ऑफ रशियोफोबिक कोर्स है, ये बोला जा रहा है रशियन अथॉरिटीज। वैसे दोस्तों, रशिया लास्ट मार्च में सिमिलर बैन इंपोज किया था यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के अगेंस्ट भी। वैसे ये जो ब्रिटेन है ये यूक्रेन को बहुत सपोर्ट कर रहा है आजकल, और बोरिस जॉनसन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ काफ़ी कांटेक्ट में है, और काफ़ी बार उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट टोन रीजन में विजिट भी किया। तो इसलिए रशिया को बोरिस जॉनसन की जो एक्टिविटीज़ है वो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उनको भी बैन किया रशिया एंटर करने से। सो जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको कहा। आज का फाइनल न्यूज़, फ्यूल शिप सिंक्स ऑफ टूनिशिया थ्रेटन्स मरीन लाइफ। देखिए, टूनिशिया में गल्फ ऑफ ग्याबर्स में एक फ्यूल शिप डूब गया है, जिसे टन्स ऑफ फ्यूल स्पिल हो सकता है गल्फ ऑफ ग्याबर्स में, जो एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा, उधर के मरीन लाइफ के लिए भी थ्रेट होगा। अब ओबीसी बात है दोस्तों, अब आप ये मैप देखिए, टूनिशिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, अल्जीरिया और लीबिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थर्न साइड और ईस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है, मैरीटाइम बाउंड्री इटली और माल्टा के साथ करता है, और ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये है गल्फ ऑफ ग्याबर्स। इधर ही ये इंसिडेंट हुआ था। अब दोस्तों, ये जो टैंकर है 58 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर वाइड है, अकॉर्डिंग टू शिप मॉनिटरिंग वेबसाइट vesseltracker.com। देखिए, vesseltracker.com करके एक वेबसाइट है, उसमें आप सारे शिप्स को मॉनिटर कर सकते हैं, शिप्स के डिटेल्स वगैरह आप पता कर सकते हो। नाउ टूनिशियन अथॉरिटीज ने ये बोला है, नेशनल इमरजेंसी प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन एक्टिवेट किया है फॉर ब्रिंगिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अगर उस शिप से ऑयल स्पिलेज होता है तो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए नेशनल इमरजेंसी प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन भी एक्टिवेट किया है। वैसे दोस्तों, ऑयल स्पिलेज होने से काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है, वो सबके बारे में 2 वीडियोस में हमने कवर किया है। एक है डेंजर्स ऑफ ऑयल स्पिल्स, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, करीब 24 मिनट का वीडियो है। इसमें ऑयल स्पिल के बारे में, डिसएडवांटेजेस ऑयल स्पिल्स के बारे में, लोकेशन ऑफ रीसेंट डिजास्टर्स के बारे में, इसे टैकल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में इन डिटेल में हर्षित सर एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली पेरू में भी इस तरह का एक ऑयल स्पिलेज हुआ था। तो एनवायरमेंट डिजास्टर से रिलेटेड टॉपिक है, तो इससे आपसे मेंस में क्वेश्चंस पूछ सकता है। वैसे दोस्तों, इंडियन ओशन में या फिर अरेबियन सी में इस तरह कोई डिजास्टर होने से हमारा क्या रिलेटेड लॉस है?
Presently, there is no law covering oil spill as such and its consequential environmental damage in India, but India has the National Oil Spill Disaster Contingency Plan of 1996. देखिए, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ऑयल स्पिल से रिलेटेड है, पर हमारे पास एक प्लान है, नेशनल ऑयल स्पिल डिसास्टर कंटिजेंसी प्लान, वो 1996 का है। ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 1996 में इश्यू किया था, उसे 2006 में अपडेट भी किया था। एंड इस डॉक्यूमेंट के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड को मैंडेट करता है टू कोऑर्डिनेट विद स्टेट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, पोर्ट अथॉरिटीज, एनवायरमेंटल एजेंसीज एक्सेट्रा। तो जो नोडल एजेंसी होगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड बाकी सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, पोर्ट अथॉरिटीज, एनवायरमेंटल एजेंसीज, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके, टाई अप करके ऑयल स्पिल क्लीनिंग ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे। 2015 में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 2001 को रेटिफाई किया था। ये जो कन्वेंशन एडिक्वेट, प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स इंश्योर करते हैं। मतलब देखिए, अगर कोई टैंकर से ऑयल स्पिलेज हुआ, उससे जितना डिसास्टर्स होगा, डैमेज होगा, उसमें कॉम्पनसेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब के बारे में इस कन्वेंशन में लिखा है। वैसे इस कन्वेंशन का नाम है बंकर कन्वेंशन। 2015 में इंडिया भी साइन किया था एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। ये जो कन्वेंशन एडमिनिस्टर करने का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMO है। वैसे दोस्तों, मैं और एक बार बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है डेंजर्स ऑफ ऑयल स्पिल, ये आप जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में यूज आपको काम आएगा। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।